जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। आपके कुछ मिनट्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं आप समझ जाएंगे। सो योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना टाइम जो है इधर उधर की वीडियोस में वेस्ट ना करें, हमारे साथ रहें, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपने चैप्टर का लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए तब भी इंशाल्लाह आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स वेलकम यू टू GS Academy यूट्यूब चैनल। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे हमने तो चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो भाई अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं। आपको नहीं भी पढ़ा तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। दैट इज़ साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है, कंजुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इनको समझते हैं। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में किए जाएंगे। तो एक्सरसाइज में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो लिहाजा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अब इनकी डेफिनेशंस क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। और याद रखो केमिस्ट्री में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल अगर पूछी ना भी जाए तब भी आपने हेडिंग देकर एग्जांपल की एग्जांपल्स लिखनी होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं। जी तो बच्चों, साइक्लोअल्केन्स बेसिकली डेफिनेटली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि साइक्लिक रिंग रखते हैं। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लोअल्केन्स। सैचुरेटेड इसलिए क्योंकि अल्केन्स फैमिली से हैं, ठीक है। साइक्लोअल्कीन्स भी होते हैं, साइक्लोअल्काइंस भी होते हैं, लेकिन अल्केन्स आपको पता है सैचुरेटेड होते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं, आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसा कि मैंने कहा एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब के सब जो हैं साइक्लो अल्केन्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। साइक्लो अल्केन्स, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर द साइक्लो अल्केन्स, ओके। डेफिनेटली नेक्स्ट में अब आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। आइसोमेरिज्म क्या है? तो बच्चों, आइसोमेरिज्म बेसिकली आप कह लें कि सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट structural formula, so same molecular formula and different structural formulas। और याद रखो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोमर्स की, इनके ऊपर भी क्वेश्चन किया जाता है। सो टू और मोर कंपाउंड्स, अगर उनका केमिकल फार्मूला, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी। सो ये लिख लें आप, एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज आइसोमरिज्म, ठीक है। ये डेफिनेशन ले सकते हैं आप। तो बस बात समझने की है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे दो कंपाउंड्स हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। दे आर आइसोमर्स, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें दोनों का हमारे पास केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्लोरीन की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन है और यहाँ पर डेफिनेटली पहले कार्बन के साथ क्लोरीन है। अब कहें सर इसको आप पहला कहें, इसको क्यों कह रहे हैं पहला? जहाँ से ये एलिमेंट अटैच है और टर्मिनल है तो यहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। अब यहाँ से भी कर लें तो ये सेकंड कार्बन ही बनता है, यहाँ से कर लें सेकंड कार्बन ही बनता है, तो दैट इज़ 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। So that is what we are writing here, compounds having the same molecular formula but different structural formula and properties। different structural formula का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी साथ होंगी। इनको हम आइसोमर्स कहेंगे। इन दोनों को हम अब एग्जाम्पल में अभी ये दोनों लिखेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ 1 क्लोरोब्यूटेन लिख दें एग्जाम्पल पे और दैट्स इट, नो, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में आप दोनों लिखेंगे एंड द फिनोमेनन इज आइसोमेरिज्म। एंड आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बच्चों अगला सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ बेसिकली कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, ठीक है। बेटा अमूमन जब हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की बात करते हैं तो बच्चों को डाइईन्स तो समझ में आ जाता है कि डाई मीन्स टू, ईन्स मीन के इसमें डबल बॉन्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो ये डाइईन है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट इज़ ब्यूट 1,3 डाइईन, यानी कि 4 इसमें हमारे पास कार्बन हैं और पहले कार्बन के साथ ये देख सकते हैं आप, पहले कार्बन के साथ ये दूसरा है और ये तीसरा है और तीसरे कार्बन के साथ जो है ये ईन लगे हुए हैं। सो 2 ईन है तो डाई ईन बन गया। लेकिन इसको कॉन्जुगेटेड क्यों कहा जा रहा है? देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, दैट इज़
डीलोकलाइजेशन एंड दी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या होती है डीलोकलाइजेशन ये वो। तो देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका p ऑर्बिटल है, इसका भी एक p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और हमने सीखा है कि p y और p z जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इसी कंडीशन को समझते हैं कि ये p y है, ये भी p y है, और ये आपस में ओवरलैप कर गए, दैट मेक्स अ पाई बॉन्ड। याद रखो p x और p x जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो बहरहाल ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सेंटर में, दीज आर दी सिग्मा बॉन्ड्स। तो पी वाई और पी वाई आपस में ओवरलैप करके दैट मेक्स अ पाई बॉन्ड। अब ये दो ओवरलैप कर जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा। ओके, ये और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये और ये कर रहे हैं, तो और डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। ओके, अब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, ये दोनों कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। दैट इज़ अमेजिंग स्टोरी गोइंग ऑन। आप श्योर नहीं हो कि आप कहो डबल बॉन्ड किधर है, यानी इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अगर इधर है तो मैं कह सकता हूँ इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर लेट्स से दैट कि अगर ये इधर है, इधर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डेफिनेटली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोबारा इधर, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो बाहर से अटैक करने के लिए कोई मॉलिक्यूल आता है या एटम आता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वो इस मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं सही तरह से कर पाता, जिस वजह से रिएक्टिव नहीं रहता। और जब ये रिएक्टिव नहीं रहता तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज है, और स्टेबलाइज होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक ज़्यादा रिएक्ट ना करने वाला मॉलिक्यूल है, ब्यूटेन 1,3 डाइईन। अगर आप कहें नो नो सर आप तो इस एग्जांपल को भी कोड करो, तो मैं कहूँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, फिर अगर लेट्स से दैट यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो वापस इधर जा सकता है, वापस इधर जा सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ सकता है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दीज पाई बॉन्ड ओवरलैप। तो इस तरह हम समझते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को। कॉन्जुगेटेड क्यों कहा, क्योंकि इन सारों कार्बन एटम्स का आपस में ताल्लुक है, इस ताल्लुक को कॉन्जुगेशन कहते हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस है इसके अंदर, इनका इत्तेफाक है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं। सो दिस मेक्स इट अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, और इसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड डाइईन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स तो मस्ट आपने जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, देखिए बच्चों जब डेफिनेशन की बात आती है तो ये लफ्ज़ फॉलो कर लें, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, और अल्कीन्स कह रहा था, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स जो है एक स्पेसिफिक किस्म के अल्कीन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है सेपरेटेड बाय वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, जैसे कि आपको इस एग्जांपल से टोटली ये बात जाहिर नज़र आ रही है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, और इसकी एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये सारा मॉलिक्यूल याद हो गया होगा। ये है 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, पहले हम इसको बताएंगे, जो ब्रांच लगी होती है पहले वो बताते हैं। 2 मिथाइल, और पहले कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है, उसके बाद देखें दूसरे के साथ नहीं है, तीसरे के साथ है, तो दैट इज़ 1,3 डाइईन। तो इसको आप आइसोप्रीन भी कह देते हैं, इसका एक कॉमन नेम है, और इसके अलावा आप 1,3 डाइईन भी इसको कह सकते हैं। सो ये हमारे पास इसकी डीलोकलाइजेशन समझाई जा रही है, अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द 2 बेसिक एग्जाम्पल्स जो आप लिख सकते हैं। अगर एक भी इसमें एक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, राइट। सो ये हो गया जनाब आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं जी द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इस टॉपिक में जो है ना हमने समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये भी इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट नज़र आ रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट को जो है हम दो तरीके से शो करते हैं, पॉजिटिव आई के साथ और नेगेटिव आई के साथ। बेसिकली नेगेटिव आई हमें बताता है कि भाई कौन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है, मतलब डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। तो कार्बन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेज देगा, तो खुद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और डेफिनेटली ये साइड कार्बन की जो है, अगर कार्बन है इसमें नेगेटिवली चार्ज रहेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपको पता है कि पॉजिटिव
यहाँ पे भी कार्बन जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आएंगे। यानी कि यू कैन से कि जो कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और इन साइड्स पे जो है नेगेटिव इफेक्ट शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की चेन्स लूँ, लेट्स जस्ट मी टेक मी काइंड ऑफ कार्बन जिसमें मैं 4 बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, और ये यू कैन से कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। तो ये जो सबसे टर्मिनल वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। यानी यहाँ पर ये जो कार्बन है दैट इज़ गोइंग टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, और किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली ऑन दिस कार्बन, इसलिए एरो इस तरफ बने हुए हैं। और यहाँ पर भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस कार्बन को हो रहा है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा है और ये कम है। और सबसे कम आपको मिथाइल ग्रुप जो है पॉजिटिवली शो नज़र आएगा। इवन हाइड्रोजन जो है, अगर अकेला हाइड्रोजन हो तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये भी बात आपने याद रखनी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपने बस डेफिनेशन को याद करना है, ये रेड लाइंस की डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि पोलराइजेशन हो जाती है किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। याद रखो कि कार्बन जो है ये सिग्मा बॉन्ड रखता है यहाँ पे, और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस तरफ चले जाएंगे जो कि दूसरी बॉडी इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। और अगर लेट्स से दैट कि मैं कार्बन के साथ जो है वो क्लोरीन लगा देता हूँ, तो क्लोरीन हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस लिहाज से भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये नेगेटिव शो कर रहा है और ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो वो नेगेटिव आय हम किसके साथ लगाएंगे, क्लोरीन के साथ। पॉजिटिव आय किसके साथ लगाएंगे, कार्बन के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि इस पूरे आइडिया में, इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो कि आपने मेमोरी में रखना है। तो ये बस लिख दें, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है, ऑफ द एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स इज़ रेफर टू एज इंडक्टिव इफेक्ट, के आसपास के जो एटम्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो डिफरेंट आइटम्स आपको पता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी क्लासों में जाके मज़ीद इसको डिटेल में समझेंगे। बहरहाल अभी डेफिनेशन आपने याद रखनी है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रेड लाइंस को याद कर लें, और ये तीनों एग्जांपल्स अगर आप लिख देंगे चारों, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल आंसर फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। और कंफर्म बात है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है। आई होप सो मैंने आपको कोई हेल्प कर दी इस आंसर में भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है दैट इज़ बी, और बी क्वेश्चन में जो है वो क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, डिफरेंस करना है हमने एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन के अंदर, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। और बेहतरीन क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो इन तीनों सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। बेटा आपने पहले सुना होगा ये लफ्ज़, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन आ जाता है उसको कहते हैं। बेंजीन रिंग होता है ना जिन हाइड्रोकार्बन्स में, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं 3 एग्जांपल्स आपको, जिसमें ये बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन है और इथाइल बेंजीन है। ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन है ना, तो इसको हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये एरोमेटिक है। और इसमें क्योंकि कार्बन और बढ़ गया है तो दैट इज़ अनदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन 7 हो गए हैं, इसमें तो 8 हो गए हैं, तो दैट इज़ इथाइल बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है और ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ मिथाइल बेंजीन। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल हो जाएंगी। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये दैट इज़ हेप्टेन बेसिकली। और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ब्रांच लगी हुई है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 2 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है। दूसरे कार्बन से मिथाइल है तो 2 मेथाइल हेक्सेन इसका नाम आप देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स तो मैंने आपको जो है वो पहले क्लियर कर दिए। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। डिफरेंस क्या है, एग्जांपल आप ये छठे पॉइंट्स के बाद लिख लीजिएगा। ये बेंजीन, टॉलिन, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना बेंजीन रिंग है, और ऊपर जो है इसके क्या लगा हुआ था, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। अभी दिखाई थी जो एग्जांपल दैट इज़ टॉलिन, ठीक है।
इसमें फिर आप प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथीन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ही काउंट किया जाएगा। जब हमने क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन में हम लेते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में लेते हैं। तो ये सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। बहरहाल क्या लिखेंगे डिफरेंस, कि ओपन चेन कार्बन्स होते हैं, यहाँ पे क्लोज चेन कार्बन्स होते हैं, और इनमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसमें तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे बेंजीन के अंदर। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दीज आर लेस स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ये बहुत स्टेबल होते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, भी मैंने थोड़ी देर पहले डीलोकलाइजेशन के बारे में आपको बताया था। सो दे आर जनरली नॉन कॉन्जुगेटेड। इसमें इवन हमने देखा था डाइईन्स कॉन्जुगेटेड होते हैं, लेकिन अगर सारी सिंगल बॉन्ड होंगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होती है। तो जब सारी सिंगल बॉन्डेड है तो कॉन्जुगेशन जब होएगी नहीं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हमेशा नज़र आती है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा दे इंक्लूड अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस, ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूडेड हैं। इसमें एरोमेटिक आ जाते हैं, इसमें बेंजीन या उनके डेरिवेटिव्स हैं। ये बेंजीन है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये टॉलिन इसका डेरिवेटिव है। तो ये एग्जांपल्स आप लिख दें, इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाया, ज़रा एग्जामिनर अच्छा फील करेगा। ठीक है, चलें अब फ़र्क करते हैं होमोलिटिक फ्यूजन में और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको समझा सकता हूँ होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फ्यूजन्स क्या होती हैं। बेसिकली आपको पता है फ्यूजन का मतलब तो टूटना ही होता है। जब दो कोवलेंट बॉन्ड, दो सेम एटम्स हों, उनके दरमियान अगर ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होता, बस कोवलेंट बॉन्ड ही टूटता है। दैट इज़ कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन या होमोलिटिक ब्रेकेज। यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन में ये होता है कि अब दो जो बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, एक इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे हो जाएगा, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे हो जाएगा। तो दैट इज़ हेट्रोलिटिक ब्रेकेज या हेट्रोलिटिक फ्यूजन। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मिथाइल आयन बन गया है और यहाँ क्लोराइड आयन बन गया है। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन में ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाती है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो ईच फ्रेगमेंट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर लैदा होते हैं, यानी कि ये एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर लैदा होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्रेगमेंट टेक्स बोथ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक हिस्सा दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर लैदा होता है, और यहाँ पर ये पूरा पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सो ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। उसके बाद दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बनाने में काम आता है। एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एनाइंस। आपको पता है नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये एनाइंस हैं, और पॉजिटिवली जो हैं वो कैटाइंस हैं। सो दिस कैटाइन, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस होते हैं। कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस होते हैं और एनोड की तरफ जाने वाले एनाइंस होते हैं। उसके बाद आफ्टर द ब्रेकेज देर इज़ नो चार्ज ऑन द फ्रेगमेंट्स, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इन पे चार्ज होता है। सो दे अकर इन हाई टेम्परेचर और बाय रेडिएशंस। ये जो एच वी है दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर ये फ्री रेडिकल्स बनते हुए नजर आते हैं। और दिस फ्यूजन जनरली अकर्स इन द पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है डेफिनेटली, दैट इज क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन है, और क्लोरोमीथेन आपको पता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा मैं लिख लूँ यहाँ पे क्लोरो आपको स्पेलिंग आते ही होंगे, क्लोरोमीथेन। और HCl भी एक हेट्रोलिटिक मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल है। इसकी भी हेट्रोलिटिक ब्रेकेज होगी, आयंस बनेंगे। सो फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड आर अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, और आयंस फॉर्म्ड आर मोर स्टेबल दैन फ्री रेडिकल्स। किसी हद तक ये स्टेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से करेंगे, ये फिर भी कोई ढूंढ ढांड कर तरीके से रिएक्शंस करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। फर्दर रिएक्शंस अकर बाय फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इनका रिएक्शन करने का। हेलोजनेशन एक अच्छा टॉपिक है जिसमें इन फ्री रेडिकल्स के रिएक्शन को समझाया जा सकता है। और फर्दर रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें हम इन दोनों को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की कहानी में अगली डिफ्रेंसिएशन में समझाऊंगा, जो अगला टॉपिक है। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर इसी को फॉलो कर लें, नोट डाउन कर लें। दैट इज़ द बेस्ट आंसर जो मैंने आपको दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस। बच्चों थर्ड डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। हम कहते हैं कि कार्बोकेटाइन जो है वो, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सी है दैट इज़ अमोनिया, इनको हम न्यूक्लियोफाइल्स कह देते हैं। ठीक है, दैट इज़ अमोनिया एंड दैट इज़ हाइड्रोक्सी, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल आयन। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, दैट इज़ कुड बी अ गैस, एंड SO4 आप -2 के साथ कह लें। These are basically electrophiles, and they used to love electrons. Electrophiles are electron loving species, जबकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। ये अमूमन
पॉजिटिव बॉडी के पास जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा नेगेटिव बॉडीज़ के पास जाते हैं. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़. इनके पास आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रही हैं. सो बल्कि सल्फेट को मुझे यहाँ बनाना चाहिए क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. सो इट इज़ लिविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, लिविस बेसिस होते हैं ये. सो दीज आर डोनेटेड एज, इनको हम लिखा जाए ई प्लस से लिखेंगे, इनको हम एन यू माइनस से लिखेंगे, या ऐसे भी लिखा जाता है लाइक दिस. कभी कभी इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, कभी कभी हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, कभी कभी हम इनको ऐसे भी लिख लेते हैं. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. उसके बाद दीज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दी आर नेगेटिवली चार्ज. सो दीज आर जनरली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. ये भी दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आपको जाके. एंड दीज आर जनरली इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रहते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये रहते हैं. एग्जांपल्स कार्बोकेटाइंस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो जाएंगे. हाइड्रोक्सी और अमोनिया यहाँ पर आप ले सकते हैं. इसके अलावा भी कमेंट करें मुझे 2-3 इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में. ठीक है. सो ये हो गया वंडरफुल सा आंसर. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. अल्केन्स एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दूँ अभी फ़ौरन. जिनमें डबल बॉन्ड होता है ना और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कभी भी यू नो कभी भी एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं. जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, जिन कंपाउंड्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होने का मतलब ही ये है कि ये करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो अल्केन्स एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि एडिशन रिएक्शंस तो अल्कीन्स और अल्काइंस करते हैं. तो फिर अल्केन्स क्या करते होंगे? एडिशन रिएक्शन तो ये करते ही नहीं, तो फिर ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. चल इसको समझते हैं. तो बेटा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया है कि अल्केन्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना इनमें. सो इन अ वेरी इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड, जो सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. सो थस नो मोर एटम्स कैन बी अटैच्ड, इनके साथ मजीद एटम्स आप अटैच नहीं कर सकते. सो हैंस अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप्स. यानी कि जब एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल है, और ये चाह रहा है कि भाई मीथेन के साथ रिएक्शन करे. ये CH4 आपको पता है कि मीथेन है, सो दैट इज़ मीथेन. ओके. तो अब क्या होगा? ये क्लोरीन जो है इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, आके लग जाएगा, और क्या सिनेरियो होने वाला है कि हाइड्रोजन जो है वो फ्री हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो इसके साथ आके लग जाएगा. सो वी कैन मेक क्लोरीन हेयर, और फिर इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन आपको नज़र आएंगे. सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जो मैं आपको बता सकता था. यह है सब्स्टिट्यूट होना. सब्स्टिट्यूशन ना फुटबॉल के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है कि एक खिलाड़ी जाता है एक खिलाड़ी आता है. तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल में से क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो गेट आउट, क्लोरीन गेट इन, और यहाँ पर भी ऐसे आपको रिजल्ट नज़र आ गया. सो हुआ क्या कि भाई यहाँ से अब हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है. सो दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग हैपनिंग, और इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूट होता है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलें विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाउ एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड द ऑपोजिट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इनमें क्या फ़र्क है? ये ऑपोजिट क्यों है? देखें जी, अब हम डी के अंदर जो है इस बात को समझते हैं कि ऑपोजिट क्यों है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन. देखें, इन एडिशन रिएक्शन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल. जिस तरह ए और बी जो हैं वो मिले, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, और बना दिया इन्होंने सी, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. ऐड हुए ना दोनों, सी बन गया. सो इन अ एलिमिनेशन रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू अ smaller molecule by removing atoms or groups of atoms. Hence the elimination and addition reactions are opposite to each other. जैसे for example haloalkanes adds to alkenes to give up an alkyl halide, which is hydrohalogenation. This is an addition reaction. And अगर haloalkane hydroalkyl
हेलो compounds, the halo hydrogens, is removed from alkyl halides to give alkenes. It's called dehydrohalogenation. This is an elimination reaction. So both these reactions are opposite in each other. और अभी जो मैंने आपको समझाया था ना, this is called the elimination reaction. ये जो substitution हुई थी, this is a kind of a thing जिसमें मैं आपको बता रहा था कि भाई कैसे होती है elimination. तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं. इसमें क्या हुआ था मैं आपको करके भी बताता हूँ दोबारा कि जो मीथेन था उसने लेट से दैट क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और एट द एंड ऑफ द डे उसने बनाया CH3Cl प्लस HCl. तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन. इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और क्लोरीन ऐड हो गया, हाइड्रोजन निकला, वो क्लोरीन सा लगा और HCl बन गया. सो दिस नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लें जनाब, हमारा डी का जवाब भी निकला है. अब चलते हैं हम ई की तरफ. कंपेयर द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इन प्रोपीन एंड ट्यूब्यूटीन. यानी कंपेयर करना है हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्रोपीन के अंदर और ट्यूब्यूटीन के अंदर. देखें प्यारे बच्चों, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोपीन है, ठीक है, और ये है ट्यूब्यूटीन. अब इसमें हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है. ये है कार्बोकेटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर ये है कार्बोकेटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. और अब क्या होने वाला है, याद रखिएगा कि जब हमारे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल का ग्रुप आएगा तो इसने क्या करना है, इसने ब्रोमीन ने जो है डेफिनेटली यहाँ से अब जो हमारे पास डबली बॉन्डेड है ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये होगा, लेकिन ये कुछ नेगेटिवली चार्ज रहेगा क्योंकि हमने इंडक्शन इफेक्ट पढ़ा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है. इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा. तो यहाँ पर हम नेगेटिव कह लेते हैं इसको और इसको भी हम नेगेटिव कह लेते हैं. ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर ये थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और यहाँ से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. तो अब दोनों में क्या फ़र्क आएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा क्योंकि यहाँ पर जब ग्रुप आके लगेगा हमारे पास, लेट्स से दैट कार्बोकेटाइन बन गया तो दैट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. और अगर लेट्स से दैट कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन. ये यहाँ से कह लें. देखा ना, हमारे पास चॉइसेस थी यहाँ पे. ये भी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो सकता है आपके सामने, ठीक है, और यहाँ से ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, डिपेंड करता है ना. तो जब यहाँ पे पाए इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच कर रहा है अपने आप को, दैट मेक्स इट दिस थिंग अ बिग पॉजिटिव थिंग. और यहाँ पर अब ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन लगेगा तो उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आगे कार्बन लग जाता है तो देखें, जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी कोई ग्रुप आके अटैच हो रहा है तो उसके साथ ऑलरेडी दो कार्बन लगे हुए हैं, दैट इज इट इज सेकेंडरी. और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ कोई ग्रुप आके अटैच हो रहा है उसके साथ ऑलरेडी एक कार्बन लगा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी. तो प्राइमरी में क्या होता है, कार्बन के साथ एक ही कार्बन होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, कार्बन के साथ दो कार्बन होते हैं. इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इन द डाउन क्वेश्चन अगेन कि यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियोज आ रही हैं, ठीक है, वंस अगेन यहाँ पर और यहाँ पर. तो अब स्टेबिलिटी भी बतानी है हमने कि उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा. इधर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं ना कि भाई अब ज़्यादा स्टेबल जो है वो ये होगा, ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला मॉलिक्यूल. तो ट्यूब्यूटीन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर भी आकर अटैच लगेगा, कोई ग्रुप आके लगेगा तो सेकेंडरी कंपाउंड आपको मिलेगा, यहाँ पर लग जाए तब भी सेकेंडरी कंपाउंड, और यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी है, यहाँ पे सेकेंडरी सेकेंडरी है. सो ट्यूब्यूटीन गिव्स ओनली one carbocation which is secondary, so this carbocation has similarly stability as the secondary carbon cation obtained from the propene. तो इसमें से दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, चलिए, जिसमें याद रखो कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो ये दो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स बना रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. ये एक ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना रहा है क्योंकि देखो ना, ये HBr का हाइड्रोजन है वो इसके साथ लग गया जाके तो CH2 हो गया, ठीक है, और लेट्स से दैट के ये डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, एंड दैट बिकम CH3 और ये कार्बोकेटाइन बन गया. और लेट्स से दैट के यहाँ पे अगर लग गया हाइड्रोजन, दैट बिकम्स प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है जाकर यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, और यहाँ पे लग सकता है. तो दोनों सिनेरियो में सेकेंडरी सेकेंडरी आ रहे हैं. तो सेकेंडरी प्रोड्यूस करने वाला ज़्यादा स्टेबल स्पीशी होगा कंपेरेटिव विद द प्राइमरी सेकेंडरी प्रोड्यूस करने वाले स्पीशी के. तो लिहाजा हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल जो है दोनों में से ट्यूब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटाइन बनाने के सिलसिले में. चलें जी, आई होप सो इसका भी जवाब आपको पता लग गया होगा. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर एफ। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C5H10 दैट इज पेंटेन। ठीक है, सो गिवन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया हुआ है पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिस्ट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स दैट आर अल्कीन्स। इसके कोई अल्कीन्स बना के दिखाएं जो कौन कौन से आप बना सकते हैं। तो बेटा ये आपके सामने हमने बना दी है। 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड लगा दें, फिर ब्रांच लगा दें एक और पहले के साथ डबल बॉन्ड लगा दें, दैट इज़ 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। फिर आप दूसरे के साथ डबल बॉन्ड लगा दें, ब्रांच लगी रहने दें, दैट इज़ 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटीन, इसको नहीं काउंट करना होता। उसके बाद यहाँ पर दूसरे के साथ आप इन लगा दें और 3 मिथाइल। ठीक है, वन। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर आप 3 इसको क्यों कह रहे हो, तो यहाँ से काउंटिंग करो। तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 बनेगा ये। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो काउंटिंग यहाँ स्टार्ट 1 2 3 हो सकता था, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड नियरेस्ट टू दी टर्मिनल होगा, यहाँ पर 2 कार्बन के बाद टर्मिनल है, मतलब एक कार्बन के बाद टर्मिनल है, यहाँ पर तो कोई कार्बन नहीं है, साथ ही टर्मिनल है, तो हम काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब काउंटिंग स्टार्ट की है क्योंकि डबल बॉन्ड नियरेस्ट टर्मिनल पे यहाँ पे ये टर्मिनल कार्बन होता है और ये टर्मिनल नहीं है, तो इस टर्मिनल कार्बन को कहेंगे हम कि काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखें टर्मिनल ये करीब है, ये दूर है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और ये टर्मिनल के करीब है तो ये काउंटिंग यहाँ स्टार्ट होगी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 आप C5H10 के अल्कीन्स बना सकते हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हल करने से पहले जो है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप GS एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बार पे आपने GS एकेडमी लिखना है, कोई भी कीवर्ड लिख के। जैसे आप चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 9 का नाम लिखें, स्पेस GS एकेडमी, स्पेस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखें, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन अ प्रोपेन या प्रोपेन है अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद HBr, इट फॉर्म्स 2 ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये देख सकते हैं आप, प्रोपेन के साथ HBr को रिएक्ट करवाया रूम टेम्परेचर पे, तो आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3 ब्रोमो, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये कार्बोकेटाइन बना था और फिर इसके साथ आपको पता है कि रिएक्शन हो गया, ब्रोमीन लग गया। So, explain why 2 bromopropane is favored over 1 bromopropane using the concept of carbocation stability. अब देखें यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता, क्या ख्याल है, और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? ये देखें, ये जब पाई बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन यहाँ पर आके लग जाता, ठीक है, यहाँ पे, और यू कैन से कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता और फिर ब्रोमीन हम यहाँ लगा देते, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहीं पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत कम होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट होती है और ज़्यादातर आपको यही मिलता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? द एडिशन ऑफ HBr to propane gives two products. The major product is formed according to Markovnikov rules. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है कि यह मार्कोनिकोव रूल काम करता है। मार्कोनिकोव रूल क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास ये ग्रुप है उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन काम है। ये देखें, इस पर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और इसके पास जो है वो 1 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि कार्बन वो वाला ब्रोमीन अटैच करेगा जिसके पास हाइड्रोजन काम है। तो देखिए, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास तो होगा ही नहीं कोई सिनेरियो, तो वैसे स्टेबल स्पीशी है। So the pi electrons of carbon attacks on partial positive, so HBr, to give 2 carbocations, the secondary and a primary carbocation. तो इसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी है क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन बना है, और ये प्राइमरी है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 ही कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं। मैंने प्राइमरी सेकेंडरी की आपको कहानी सुनाई थी। So the bromide ion attacks on the secondary carbocation to give the major product. The major product is formed by attack on primary carbocation, ये आपके सामने है। So क्या बन रहा है हमारे पास, 2 ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन? ये बहुत कम बनेगा, ज़्यादातर आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि स्टेबल स्पीशी है यही ज़्यादा देखने को मिलेगी। So इस सवाल का जवाब हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन वाई कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स में शो डिफरेंट रिएक्टिविटी compared to isolated alkenes.
तो कॉन्जुगेटेड मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था पहले, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर, कॉन्जुगेटेड डाइंस के अंदर जो ए क्वेश्चन था, तो उसमें बता रहा था मैं, इसमें डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये काउंटिंग 1 2 3 4 यूँ कर रहे हैं, तो यहाँ से कर लें, कोई मसला नहीं है। दैट इज़ 1 3 ब्यूटाडाइन, और अगर इधर से भी करेंगे तो दैट इज़ 1, और यहाँ पर होगा ना तो 3, तो ब्यूटाडाइन तो इधर से पकड़ लें, काम उधर से पकड़ लें, एक ही बात है। ये मैं आपको बता रहा था ना, डीलोकलाइजेशन और इलेक्ट्रॉन की पाई पाई बॉन्ड यहाँ से बनेंगे, यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि वाई कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में शो डिफरेंट रिएक्टिविटी कंपेयर टू आइसोलेटेड एल्कीन्स। तो डेफिनेटली डाइन्स जो हैं ये कॉन्जुगेटेड स्पीशीज़ हैं, और ये ज़्यादा स्टेबल हैं, इतना भी मैं आपको बता दूँ, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। Conjugated alkenes are specific type of alkenes where the carbon-carbon double bonds are separated by one carbon single bond। ये देखें, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड सेपरेटेड है, इसे कॉन्जुगेटेड कहेंगे। और कभी डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन स्टेबिलिटी इस तरह ही है, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। मतलब होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता ना। जैसे ही मतलब ये दोनों स्पीशीज़ आपस में जुड़ेंगी तो फ़ौरन ये टूट जाएंगी, और दोबारा से स्टेबिलिटी, ये जब दूर डबल बॉन्ड्स बनेंगे तभी स्टेबिलिटी आएगी इसके अंदर। सो द एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स ऑन द कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स अलाउ द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, हम पी ऑर्बिटल कहेंगे, ऑन द 3 or more adjacent atoms। So this overlap leads to delocalization of electron over the entire system, hence the stabilize the molecule, जैसे कि आपके सामने है। तो ये ओवरलैप जो है ये थर्ड के साथ कर लेगा ना ओवरलैप, जैसे ये इसको पहला कह रहे हो तो दूसरा जो है वो थर्ड के साथ ओवरलैप कर लेगा, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी आपको रहती नज़र आएगी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलें जी, उसके बाद हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच इज़ द आई क्वेश्चन। Explain how inductive effect from alkyl groups stabilize carbocations in alkenes। तो the alkyl groups have slightly electron donating inductive effect, ठीक है। alkyl groups हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे, पॉजिटिव कैटायन कार्बोकैटायंस बनाएंगे। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकैटायंस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बोकैटायन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाएंगे कार्बन्स। सो द अल्काइल ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज carbon, so the carbocation becomes less positively charged। This makes the carbocation energetically more stable, hence carbocation is stabilized। यानी कि अब ये जो दूसरे इसके एटम्स होते हैं वो उस कार्बोकैटायन को फिर इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इस तरह स्टेबलाइज होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आयंस इंक्रीज with a number of alkyl groups due to their positive effect, positive inductive effect। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें स्टेबिलिटी होगी। ये स्टेबिलिटी बता रहा था ना मैं आपको शुरू में कि जो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला उसके बाद, और फिर 1 डिग्री वाला लीस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद जे क्वेश्चन जो है उसमें बताया जा रहा है कि इन सब की जो है इक्वेशंस के रिएक्शंस लिखें। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट। तो बेटा क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट द इक्वेशंस फॉर ईच रिएक्शन। ये हमारे पास 1 2 3 4 ब्यूटीन है, उसका हाइड्रोजन के साथ करेंगे रिएक्शन, इस हाइड्रोजनेशन होगी और निकल कैटलिस्ट इसमें चाहिए होता है, और दैट इज़ प्रोपीन क्लोरीन के साथ करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन, इसका पानी के साथ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड वाटर के साथ, तो इसका रिएक्शन देखेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। तो दैट इज सिंपल हाइड्रोजनेशन, याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सो इसमें क्या है, 1 ब्यूटीन को हाइड्रोजन से ऐड करेंगे, निकल 253 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजनेशन होगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, एंड दैट इज अ स्टेबल स्पीशीज, दैट इज ब्यूटेन। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो है अब ये सेकंड क्वेश्चन था कि हमने प्रोपीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है। तो अब डेफिनेटली जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन का यहाँ लग जाएगा एटम, और एक एटम यहाँ लग जाएगा, दैट इज डाइक्लोरो, दैट इज 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये हमें बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ये देखें हेक्सेन है, हेक्सेन इसका वाटर से रिएक्शन करेगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट, ये डबल बॉन्ड जो है एक जगह पर हाइड्रोक्सी लग जाएगा, एक जगह पर हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जो है हमारे पास हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोक्सी होता है। सो इस तरीके से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सी लग जाएगा, एंड व्हाट गना कॉल दिस थिंग, इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल बन गई है ये, दैट इज बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल,
राइट, एक कार्बन से दो कार्बन लगे हुए हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सानोल, सेकेंडरी हेक्सा हेक्सानोल, ये बनेगा। ठीक है, चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है जो द फॉलोइंग कंपाउंड का दिया हुआ है। ठीक है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सिर्फ नाम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा होगा। चलें जी, आपको सबके स्ट्रक्चरल फार्मूले बता देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स में पहला है आइसोब्यूटाइलीन। तो ये आइसोब्यूटाइलीन का फार्मूला, इसको हम 2 मिथाइल प्रोपीन भी कह सकते हैं। ठीक है, आईयूपैक नेम भी बता रहे हैं आपको इसके साथ साथ। उसके बाद देखें जी 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। तो इसका आंसर बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए। देखो टेट्रा मिथाइल है तो 2 पेंटीन है, 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 बना लिए। 2 पेंटीन यानी कि दूसरे कार्बन के साथ जो है वो लगा दो डबल बॉन्ड, ये लगा दिया दूसरे से डबल बॉन्ड। अब 2 के साथ जो है वो मिथाइल लगाओ, और 3 के साथ भी मिथाइल लगाओ, और 4 4 यानी 4 के साथ 2 मिथाइल लगाओ। फिर है जी 2 5 हेप्टाडाइन, हेप्टा 2 5 हेप्टा, हेप्टा मीन 7 कार्बन है, और डाइईन यानी 2 और 5 के साथ 2 ईन लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। 2 के साथ डबल बॉन्ड लगाओ और 5 से डबल बॉन्ड लगाओ, तो 2 5 हेप्टा डाइईन यानी 2 ईन जो हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 5 डाइमेथाइल हेक्सीन। ठीक है, सेम कैटेगरी, दैट इज़ विनाइल एसिटाइलिन। तो ये देखो, ये कॉमन नेम लिखा हुआ है, ये तुम्हें मुश्किल होगा बनाने में, ये तुम्हें याद करना होगा। जिस तरह एसिटिक एसिड है ना, तो कॉमन नेम है, उसे आप इससे तो आप पहचान रहे हो ना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लेकिन इससे आपने 1 ब्यूटीन 3 आइन आपने याद रखना है। फिर 1 3 पेंटाडाइन है, तो पेंटा मीन 5 बना दो, 1 2 3 4 5 बना दिए। डाइन है, 2 इन होंगे 1 और 3 पे, 1 और 3 पे। इस तरह 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, और 3 एन प्रोपाइल 1 4 पेंटाडाइन। तो इसको छोड़ो अभी, 1 4 पेंटाडाइन यानी 1 के साथ पेंटा, पहले पेंटा बनाओ, 1 2 3 4 5 बना लिए। 1 4 पेंटाडाइन, ये 1 के साथ डबल बॉन्ड लगाओ, 4 के साथ डबल बॉन्ड लगाओ, लगा दिए। और अब ये देखो 3 एन प्रोपाइल, यानी जो 3 है उसके साथ एन प्रोपाइल बना दो। ये देखो 1 2 3, इसको हम प्रोपाइल कहते हैं, और इसको एन प्रोपाइल भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन है ना। तो अगर इधर कार्बन लगा दो दैट इज आइसोप्रोपाइल, तो वो नहीं कह रहा, एन प्रोपाइल मीन स्ट्रेट चेन प्रोपाइल कह रहा है। फिर विनाइल ब्रोमाइड, ये विनाइल एसिटाइलिन था, ये एसिटाइलिन, और ये विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये विनाइल ग्रुप है, और ये ब्रोमीन लगा हुआ है। दैट इज़ अमेजिंग, बड़ा आसान था इसको करना। उसके बाद हमारे पास जो है 3 और हैं, दैट इज़ ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो ब्यूट बता रहा है 4 कार्बन है, 1 इन लगा दें, 3 के साथ आइन लगा दें, आइन का मतलब 3 बॉन्ड लगा दें 3 के साथ, और 1 के साथ डबल बॉन्ड इन लगा दें, ई यानी का मतलब डबल बॉन्ड लगाना है। 4 मेथाइल 2 पेंटाइन, दैट आइसोपेंटीन। ठीक है, सॉरी आइसोपेंटीन है बल्कि। सो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। आई होप आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लोगे। अगला क्वेश्चन है जी राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये तो हमने सवाल कर लिया। अगला हम करेंगे राइट द आईयूपैक नेम्स। अब उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उनके हमने आईयूपैक नेम्स लिखने होंगे। राइट, स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आईयूपैक्स नेम लिखने हैं। ये स्ट्रक्चर है तो इसका नाम 2 हेक्सीन होगा, 2 हेक्सीन। राइट, इसका नाम क्या होगा टेक्निकली सोचो। यस, 2 मेथाइल प्रोपीन। ठीक है, या प्रोपाइलीन। आईयूपैक बताने हैं तो प्रोपीन होगा, प्रोपाइलीन तो कॉमन नेम है। चलो ऐसा करो, तुम ना ये सारे स्ट्रक्चर्स देख लो, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, उसमें ना सारा मैंने एक एक स्ट्रक्चर समझाया है। तो आप मेरी वो वीडियो देखना जिससे आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, राइट। और ये रहा आखिरी स्ट्रक्चर, 2 मिथाइल पेंटेन। चलें जी, अब इंशाल्लाह मेरी उस डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक है उससे आप फॉलो करके इस सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं, जो कि आखिरी 2 क्वेश्चन हैं। आई होप सो आंसर तो आपको सबके मिल गए होंगे। सो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर ऑनलाइन होम ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो वो भी आपको बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे कर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, आपने मेरी कोई भी वीडियो देखनी है तो कैसे देखनी है, आपने चैप्टर का नाम लिखना है
और साथ कीवर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग या एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, व्हाटएवर टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखिए, स्पेस जीएस एकेडमी लिखिए, आपको मेरी वीडियो मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब सर्च बार पे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।